अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कोरलश और हान सीरीज के उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, उर्दू डब कब आएगा। सबसे पहले सीधी बात, इस वक्त कोरलश और हान सीजन 1 की उर्दू डबिंग के हवाले से बाज़ाब्ता ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की गई, लेकिन अंदरूनी ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डबिंग का अमल मुख्तलिफ मराहिल में जारी है। कुछ अक़सात की वॉइस रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि कुछ की एडिटिंग और साउंड मिक्सिंग का काम बाकी है। नाजरीन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर शो तुर्की में ऑन एयर हो चुका है तो उर्दू डब में इतनी ताख़ीर क्यों। इसकी पहली वजह राइट्स यानी नशरियाती हुकूक होते हैं। जब तक कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म डबिंग के हुकूक हासिल नहीं करता, मुकम्मल रिलीज का ऐलान नहीं किया जाता। दूसरी वजह क्वालिटी है। तारीखी सीरीज में सिर्फ डायलॉग का तर्जुमा काफ़ी नहीं होता, बल्कि जज्बात, लहजा, जंगी नारे, दरबारी गुफ्तगू और किरदारों की शख्सियत के मुताबिक आवाज़ मुंतखब करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर कोरलश का किरदार संजीदा, हिकमत वाला और जंगी तजुर्बा रखने वाला है। इसके लिए भारी और पुरअसर आवाज़ चाहिए, जबकि ओरहान नौजवान, जज्बाती और जोशीले सिपह सालार के तौर पर दिखाया गया है। इसके लिए अलग टोन दरकार है। डबिंग के अमल में सबसे पहले स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन होती है। असल तुर्क ज़बान के डायलॉग को लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया जाता, बल्कि मफ़हूम के साथ ढाला जाता है ताकि उर्दू में फितरी लगे। इसके बाद वॉइस आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट दिया जाता है। हर किस्त की रिकॉर्डिंग में कई घंटे लगते हैं। 1-2 घंटे की असल किस्त को मुकम्मल डब करने में बाज़ औक़ात 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर आता है साउंड डिज़ाइन। पस मंज़र की आवाज़ें, तलवारों की झिनकार, घोड़ों की टापें, दरबारी माहौल, सबको दोबारा बैलेंस किया जाता है ताकि वॉइस वाज़ेह सुनाई दे। यही वजह है कि तारीखी ड्रामों की डबिंग आम सीरीज से ज़्यादा वक्त लेती है। अब बात करते हैं मुमकिना रिलीज विंडो की। अंदाजों के मुताबिक अगर डबिंग इसी रफ्तार से जारी रही तो सीजन 1 का इब्तिदाई हिस्सा साल के वस्त या आखिरी सहमाही में रिलीज हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मुमकिन है अक़सात मरहलावार जारी की जाएं, यानी पहले 5 या 10 अक़सात रिलीज हों, फिर बाकी बाद में आएं। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या मुकम्मल सीजन एक साथ आएगा। मौजूदा ट्रेंड यही है कि प्लेटफॉर्म्स मुकम्मल सीजन अपलोड करने के बजाय हफ्तावार अक़सात जारी करते हैं ताकि हाइप बरकरार रहे। अब जरा बात करते हैं इस सीरीज की मकबूलियत की। कोरलश और हान को तुर्की में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, खास तौर पर जंगी मनाजिर और सियासी साजिशों की वजह से। यही मकबूलियत उर्दू डब की डिमांड बढ़ा रही है। पाकिस्तान, भारत और मशरिक़ वुस्ता में तुर्क तारीखी सीरीज की बड़ी फैन फॉलोइंग मौजूद है, इसीलिए उर्दू वर्जन पर काम किया जा रहा है। फैंस को क्या करना चाहिए? सबसे पहले गैर मुसद्दका तारीखों पर यकीन न करें। जब भी ऑफिशियल ऐलान होगा वो प्रोडक्शन हाउस या मुस्तनद प्लेटफॉर्म के जरिए सामने आएगा। दूसरा, अगर टीजर उर्दू वॉइस के साथ जारी होता है तो वो असल रिलीज का इशारा होगा। अब हम बात करते हैं डबिंग के मुमकिना वॉइस कास्ट की। आमतौर पर तारीखी किरदारों के लिए तजुर्बाकार वॉइस आर्टिस्ट्स मुंतखब किए जाते हैं जो जज्बाती सीन और जंगी मकालमों को ताकत के साथ अदा कर सकें। अगर कोरलश की आवाज मजबूत न हुई तो किरदार का असर कम हो सकता है। इसी तरह ओरहान की आवाज में जवानी का जोश और कयादत का एतमाद झलकना जरूरी है। एक और अहम पहलू सेंसरशिप का है। बाज़ औक़ात कुछ मनाजिर या डायलॉग मकामी कवानीन के मुताबिक एडजस्ट किए जाते हैं। इस अमल में भी वक्त लग सकता है। नाजरीन के लिए अच्छी खबर, कोरलश और हान सीजन 1 उर्दू डब के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अब हम तफसील से उस मरहले की बात करेंगे जहां अक्सर फैंस को गलत फहमियां हो जाती हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तारीखें शेयर कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक प्रोडक्शन हाउस और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बाज़ाब्ता ऐलान न करे, कोई भी तारीख हतमी नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि हम अफवाहों और हक़ाइक़ में फ़र्क करें। सबसे पहले डबिंग के अमली मराहिल को समझ लेते हैं। जब किसी तुर्क तारीखी सीरीज़ को उर्दू में डब करने का फैसला किया जाता है तो सबसे पहले मुकम्मल स्क्रिप्ट का लिसानी तज्ज़िया होता है। असल ज़बान के मुकालमे बराह रास्त तर्जुमा नहीं किए जाते, बल्कि उन्हें सकाफ़ती अंदाज में ढाला जाता है। मिसाल के तौर पर दरबारी खिताबात, जंगी अलकाबात और मजहबी हवालाजात को
उर्दू सामीन के मुताबिक नरम या मजबूत किया जाता है ताकि सुनने वाले को अजनबियत महसूस न हो। इसके बाद वॉइस कास्टिंग होती है। हर किरदार के लिए अलग आवाज का इंतखाब किया जाता है। कोरलश जैसे संजीदा और तजुर्बाकार किरदार के लिए आम तौर पर भारी, पुरअसर और पुख्ता आवाज मुंतखब की जाती है। इसके मकालमों में हिकमत और वकार होना जरूरी है। दूसरी तरफ ओरहान नौजवान क़यादत की अलामत है। इसकी आवाज में जोश, वल्वला और जज्बाती गहराई दरकार होती है। अगर आवाज और किरदार में हम आहंगी न हो तो पूरी सीरीज का तासुर कमजोर पड़ सकता है। रिकॉर्डिंग के दौरान हर सीन को बार बार रिटेक किया जाता है। बाज औकात एक छोटे से मकालमे के लिए 5 से 60 टेक लिए जाते हैं ताकि होंठों की हरकत के साथ मुकम्मल हम आहंगी पैदा हो सके। इसे लिप सिंक मैचिंग कहा जाता है। तारीखी सीरीज में चूंकि मुकालमे लंबे और जज्बाती होते हैं, इसलिए ये मरहला खासा वक्त लेता है। अब सवाल पैदा होता है कि ताखीर की बड़ी वजूहात क्या हैं? पहली वजह हुकूक की तकसीम है। अगर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म सीरीज के हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रहे हों तो मुआहदे में वक्त लग सकता है। जब तक कानूनी मामलात मुकम्मल न हों, रिलीज डेट जारी नहीं की जाती। दूसरी वजह क्वालिटी कंट्रोल है। डब शुदा किस्त को फाइनल करने से पहले साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक एडजस्टमेंट और ऑडियो बैलेंसिंग की जाती है। अगर जंगी मनाजिर में आवाज ज्यादा ऊंची हो और मुकालमा दब जाए तो पूरा मंजर अपना असर खो देता है। फैंस की जानिब से एक और सवाल बार बार सामने आता है कि क्या उर्दू डब मुकम्मल सीजन के साथ आएगा या अक़सात में। मौजूदा रुझान यही है कि सीरीज को मरहलावार जारी किया जाए। इससे न सिर्फ हाइप बरकरार रहती है बल्कि प्रोडक्शन टीम को बाकी अक़सात पर मजीद काम करने का वक्त भी मिल जाता है। मुमकिन है पहले 10 अक़सात जारी हों और फिर बाकी किस्तें चंद हफ्तों के वक्फे से आएं। अब जरा मार्केट डिमांड की बात करते हैं। पाकिस्तान और जनूबी एशिया में तुर्क तारीखी ड्रामों की मकबूलियत किसी से पोशीदा नहीं। इसी वजह से उर्दू डबिंग पर सरमायाकारी की जाती है। इश्तिहारी कंपनियां भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लेती हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि तारीखी सीरीज का व्यूअरशिप मुस्तहकम होता है। यही मुआशी पहलू भी रिलीज के वक्त को मुतासिर कर सकता है क्योंकि ब्रॉडकास्टर बेहतरीन वक्त पर लॉन्च करना चाहते हैं। एक अहम पहलू सेंसरशिप और मकामी कवानीन का भी है। बाज मनाजिर या मुकालमे मकामी नशरियाती पॉलिसी के मुताबिक एडजस्ट किए जाते हैं। अगर कोई मंजर हसास समझा जाए तो इसमें मामूली तब्दीली की जाती है। इस अमल में भी इजाफी वक्त लग सकता है। अब हम मुमकिना टाइमलाइन का जायजा लेते हैं। अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो अंदाजा यही है कि ऐलान अचानक किया जाएगा और ऐलान के चंद हफ्तों बाद पहली किस्त नशर कर दी जाएगी। अक्सर प्लेटफॉर्म्स ऐसा ही कर और खान गाजी की जिंदगी का वो लम्हा जब ताकत और हिकमत के दरमियान तवाजुन कायम करने की जरूरत सबसे ज्यादा थी। काई कबीले के नौजवान सिपह सालार के तौर पर उसने मैदान जंग में अपनी बहादुरी और हिकमत से दुश्मन को मात दी थी, लेकिन अब उसे एक ऐसा फैसला करना था जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे कबीले की तकदीर बदल दे। बाज़ंतीनी सल्तनत अंदरूनी खलफशार और तख्त के दावेदारों की साजिशों में उलझी हुई थी। हर दरबार में खौफ और बेयकीनी का माहौल था। इसी दौरान इस पुरज खातून की शख्सियत अभरती है, एक नहायत ज़हीन, होशियार और पर विकार शहजादी, जिसने अपने खानदान की हफाजत और सियासत में तवाजुन कायम रखने का हुनर जान लिया था। काई कबीले और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान ताल्लुकात हमेशा नाजुक रहे और खां गाजी ने समझा कि ताकत या तलवार के जरिए इम्न कायम नहीं किया जा सकता। एक ऐसा रिश्ता जरूरी था जो दो दुनियाओं के दरमियान पल का काम दे। इस पुरज खातून जब काई कबीले में दाखिल हुए तो हर नजर उस पर थी। खामोशी, वकार और खुद एतमादी ने सबको हैरान कर दिया। उसने कबीले की जबान, रस्म व रवाज और तहजीब को जल्द समझ लिया और आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि कबीले के अहम हल्के का हिस्सा बन गई। और खान गाजी के लिए ये शादी आसान न थी। एक तरफ कबीले की तौकात, दूसरी तरफ दुश्मन सल्तनत की शहजादी, लेकिन उसने अपने फैसले में हिकमत और सब्र को तरजीह दी। इस पुरज खातून की मौजूदगी न सिर्फ सियासत में मददगार साबित हुई बल्कि कबीले में नया हौसला और इत्तेहाद पैदा किया। शादी के बाद पहले दिन ही कबीले के लोगों ने उसकी समझदारी और वकार का मुशाहदा किया। वो महज शहजादी नहीं बल्कि एक रहनुमा के तौर पर सामने आए।
ان کی باتیں، فیصلہ سازی اور نرم حکمت نے قبیلے میں احترام پیدا کیا، اور خاں غازی بھی اس کی رائے کو اہمیت دینے لگا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ ایک مضبوط سیاسی اتحاد کا بھی ذریعہ ہے۔ قبیلے کے کچھ سردار ابتدائی طور پر اس رشتے پر شک کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دشمن کی اولاد کے ساتھ شادی خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن اور خاں غازی نے نہ صرف اپنے دل کی بات مانی بلکہ قبیلے کو بھی یقین دلایا کہ اس سے اتحاد، امن اور مستقبل کی مضبوطی ممکن ہے۔ اس پرچ خاتون نے اپنی ذہانت اور تدبر سے ان شکوں کو دور کیا اور قبیلے کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اور خاں غازی نے جب کائی قبیلے کے بزرگوں کے سامنے اس رشتے کا اعلان کیا تو پہلے لمحے میں دربار میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ہر آنکھ اس کی طرف تھی، ہر دم غور اور تشویش کی لہر محسوس کی جا سکتی تھی۔ کچھ سرداروں نے ہلکے سر ہلائے، کچھ نے نظریں نیچی کر لیں، اور کچھ کے چہرے پر کھلتے خوف کے آثار صاف نظر آئے۔ اس پرچ خاتون نے اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ اعتماد اور اندرونی قوت جھلک رہی تھی۔ اور خاں غازی نے سب کے سامنے کہا، یہ رشتہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ ہماری قبیلے اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ایک پل ہے۔ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ سمجھوتے، حکمت اور اعتماد سے بھی قائم ہوتی ہے۔ پہلے تو کچھ سرداروں نے سر ہلایا، لیکن دلوں میں اب بھی شک موجود تھا۔ ایک بزرگ سردار آگے آیا اور کہا، اور خاں، یہ درست ہے کہ ہم دشمن کی اولاد سے تعلق جوڑ رہے ہیں، لیکن کیا تم نے سوچا کہ یہ خطرہ ہمارے قبیلے کے لیے کس حد تک سنگین ثابت ہو سکتا ہے؟ اور خاں نے اپنے لہجے میں یقین کے ساتھ جواب دیا، میں نے سوچا ہے، اور یہ رشتہ نہ صرف خطرہ نہیں بلکہ طاقت کا ذریعہ ہوگا۔ اس پرچ خاتون نہ صرف ذہین اور ہوشیار ہے بلکہ وہ ہماری تہذیب اور قبیلے کی عزت کو بھی سمجھتی ہیں۔ یہ اتحاد ہمیں مضبوط کرے گا، دشمنی کم کرے گا اور مستقبل میں امن کے دروازے کھولے گا۔ اس پرچ خاتون نے آہستہ سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرم مسکراہٹ چمکی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں اس قبیلے میں شامل ہو کر صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ آپ سب کے لیے بھی وفاداری اور سمجھداری کا وعدہ کرتی ہوں۔ میرا مقصد امن اور تعاون قائم کرنا ہے، نہ کہ اختلاف اور دشمنی پیدا کرنا۔ یہ باتیں سن کر قبیلے کے کچھ لوگ متاثر ہوئے، کچھ ابھی بھی محتاط رہے، اور خان نے جانا کہ صرف الفاظ سے قائل کرنا کافی نہیں بلکہ وقت اور عمل سے اسے ثابت کرنا ہوگا۔ اسی دوران شادی کی تقریبات کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ تقریب کی تیاری میں ہر طرف ہلچل تھی۔ قبیلے کے لوگ خوشی اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ خواتین، بچوں، بزرگوں اور سپاہیوں سب نے اپنی اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس پرچ خاتون بھی فعال ہو کر رنگ، کپڑے، زیورات اور قبیلے کی روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے تقریب کو مکمل کرنے میں مصروف تھیں۔ ہر جزیات میں اس کی نفاست اور سمجھداری جھلک رہی تھی۔ شادی کے دن جب سورج طلوع ہوا، کائی قبیلے کے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا۔ بچے خوشی سے دوڑ رہے تھے، خواتین نے اپنے ہاتھوں میں خوشبو اور پھول رکھے تھے، اور مرد اپنے بہترین لباس میں تیار تھے۔ دربار میں جگہ جگہ رنگ برنگی جھنڈیاں لگی تھیں، اور ہر طرف موسیقی اور ڈھول کی دھنیں گونج رہی تھیں۔ اس پرچ خاتون کو دیکھ کر سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اس کا لباس نہ صرف اس کی شہزادی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا بلکہ قبیلے کی روایات کے ساتھ مکمل ہم آہنگی بھی دکھا رہا تھا۔ اور خاں غازی نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے کہا، یہ رشتہ ہمارا مشترکہ سفر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور قبیلے کی عزت اور حفاظت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس پرچ خاتون نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، میں بھی یہی وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ہر چیلنج، ہر فیصلہ اور ہر خوشی میں ساتھ دوں گی۔ شادی کی تقریب کے دوران محفل میں کئی اہم مکالمے ہوئے۔ بعض سرداروں نے احتیاطاً پوچھا، اگر دشمن پھر سے حملہ کرے تو کیا ہم اس رشتے کی حفاظت کر سکیں گے؟ اور خان نے جواب دیا، یہ رشتہ ہمیں مضبوط بنائے گا۔ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے ہم متحد ہیں، اور اتحاد میں طاقت ہے۔ تقریب کے دوران اس پرچ خاتون نے خود آ کر دربار کے لوگوں کو کھانے، مشروبات اور خوشبو کے انتظامات میں حصہ دیا۔ اس کی ہر حرکت اور ہر بات قبیلے کے دلوں میں اعتماد پیدا کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ محض ایک مہمان نہیں رہی بلکہ قبیلے کے ایک اہم رکن کی طرح مقبول ہو گئی۔ اور خاں غازی نے محسوس کیا کہ یہ شادی صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک نئی سیاسی حکمت عملی بھی ہے۔ بازنطینی سلطنت کے دربار میں بھی اس کا اثر محسوس ہونا شروع ہو گیا۔
दुश्मन क़ुव्वतें सोचने लगें कि काई कबीले और शहजादी के दरमियान ये इत्तेहाद सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि ताकत का नया मरकज़ है। शादी के बाद के दिनों में दोनों ने न सिर्फ कबीले के दाखिली मसाइल को हल किया, बल्कि पड़ोसी इलाकों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया। तिजारत बढ़ गई, दुश्मनी की जगह मुफाहमत ने ली और कबीले में इत्तेहाद पैदा हुआ। और खां गाजी और स्पुर्ज खातून की शख्सियतें दोनों ही तरफ से एहतराम और अकीदत की अलामत बन गईं। यह रिश्ता साबित कर गया कि मोहब्बत, हिकमत और सियासी समझदारी मिलकर तारीख बदल सकती है। कबीले और सल्तनत के दरमियान एक पल कायम हुआ, जो न सिर्फ मौजूदा नस्ल के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल बन गया। और खां गाजी और स्पुर्ज खातून की शराकत, तदब्बर और मोहब्बत ने यह दिखा दिया कि तारीख सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि फैसले, हिकमत और रिश्तों से लिखी जाती है। शादी के बाद काई कबीले में एक नया दौर शुरू हुआ और खां गाजी ने महसूस किया कि इस रिश्ते की असल ताकत उसकी हिकमत और अमल में छिपी है। स्पुर्ज खातून न सिर्फ एक ज़ौजा थीं, बल्कि एक मुशीर और हिकमत की रहनुमा भी बन गई थीं। वो रोज़ाना दरबार में कबीले के अहम मामलात पर मुशावरत करती, मसाइल की तशखीस और हल पेश करती और हर फैसले को कबीले के बेहतर मुस्तकबल के लिए डिज़ाइन करती। पहले कुछ सरदार अभी भी महतात थे। एक दिन बुजुर्ग सरदार ने और खां गाजी से कहा, हमें खौफ है कि दुश्मन दोबारा हमला करे और ये रिश्ता हमारे लिए नुकसान का बायस बने। और खां ने संजीदगी से जवाब दिया, ये रिश्ता हमें कमज़ोर नहीं बनाएगा, बल्कि मजबूत करेगा। स्पुर्ज खातून की मौजूदगी हमें दुश्मन के लिए गैर मुतवक्का बनाती है। दुश्मन हमें उस इत्तेहाद के बावजूद तकसीम नहीं कर सकेगा। स्पुर्ज खातून ने भी बोली, मैंने दुश्मन की साजिशों और दरबार के हालात का जायजा लिया है। हम मोहतात हिकमत से इन खतरात को कम कर सकते हैं। इत्तेहाद, ताउन और समझौता सबसे बड़ी ताकत है। चंद हफ्तों में ही असरात नजर आने लगे। पड़ोसी कबाइल जो पहले काई कबीले के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वो अब महतात हो गए। बाज ने ताल्लुकात बेहतर करने की पेशकश की और तिजारती रास्ते खुलने लगे। दुश्मन सल्तनत के कुछ हुक्मरान भी समझ गए कि यह रिश्ता सिर्फ ज़ाती नहीं, बल्कि सियासी और इक्तिसादी तौर पर फायदामंद है। कबीले में नौजवान लड़कों और लड़कियों ने भी उस रिश्ते को देखकर सीखा कि ताकत सिर्फ फौजी कुव्वत से नहीं, बल्कि हिकमत और समझदारी से भी कायम की जाती है। और खां गाजी और स्पुर्ज खातून की शराकत ने उन्हें एक मिसाल फराहिम की कि मुश्किल हालात में भी एतमाद और इत्तेहाद से कामयाबी मुमकिन है। स्पुर्ज खातून ने कबीले की खवातीन को तालीम, फ़नून और हिकमत में शामिल किया। इससे न सिर्फ खवातीन के हौसले बढ़े, बल्कि कबीले की मजमूई ज़हानत और हिकमत में इजाफा हुआ। और खां गाजी ने यह महसूस किया कि एक मजबूत कबीला वो है जो अपने हर रकन को मौका और वक़ार दे। शादी के कुछ महीनों बाद दुश्मन ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस मर्तबा काई कबीले के अंदर इत्तेहाद और हिकमत की वजह से वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। और खां गाजी की फौज स्पुर्ज खातून की मशावरत और कबीले की मुतहद क़ियादत के साथ दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो गई। ये वाक़या कबीले में एक तारीखी सबक बन गया। सबने देखा कि सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि समझदारी, इत्तेहाद और फैसला साजी से भी फतह मुमकिन है। और खां गाजी और स्पुर्ज खातून की शराकत ने यह साबित किया कि ताकत, मोहब्बत और हिकमत मिलकर तारीख बदल सकती है। साल गुजरते गए और ये रिश्ता मजीद मजबूत हुआ। कबीले के सरदार, नौजवान और खवातीन सब ने उसका एहतराम किया। स्पुर्ज खातून की मौजूदगी कबीले में एक मुसब्बत तवानाई का सबब बनी और दुश्मन भी जान गया कि काई कबीला अब सिर्फ ताकतूर नहीं, बल्कि ज़हीन और मुतहद भी है। ये दौर ये साबित करता है कि तारीख सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हर फैसले, हर रिश्ते और हर इत्तेहाद में लिखी जाती है। और खां गाजी और स्पुर्ज खातून का रिश्ता एक जिंदा मिसाल है कि हिकमत, मोहब्बत और इत्तेहाद से बड़े बड़े चैलेंज भी कामयाबी में बदल सकते हैं।